Welcome to Man Education, where your future begins. मान सर, एग्जाम पास में है और मैं ये सब पढ़ रही हूँ। संप्रभु, समाजवादी, न्याय, स्वतंत्रता। सच कहूँ तो ये सब खोखले शब्द लगते हैं। बाहर की दुनिया में जो हो रहा है उसे देखकर लगता है कि इन शब्दों का कोई मतलब ही नहीं बचा। क्या फायदा है ये सब रटने का? किसके लिए कर रही हूँ मैं ये सब? बस एक नौकरी के लिए? कनिष्क, तुमने जो सवाल पूछा है वो सिर्फ तुम्हारा नहीं है। देश के हर युवा के मन में कभी ना कभी ये सवाल उठता है। तुम इसे सिर्फ परीक्षा का एक चैप्टर समझ रही हो, लेकिन ये चैप्टर नहीं, ये एक वसीयत है। उन लाखों लोगों की वसीयत जिन्होंने अपनी जान दे दी ताकि तुम आजाद भारत में बैठकर ये सवाल पूछ सको। तुम इन शब्दों को खोखला कह रही हो ना? चलो, आज इन शब्दों में जान डालते हैं। आज हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे नहीं, जिएंगे। इसे एक कहानी की तरह सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जो खून, पसीने और बलिदान से लिखी गई है। एक ऐसी कहानी जो तुम्हें रुलाएगी भी और फक्र से भर भी देगी। ये सिर्फ परीक्षा का एक टॉपिक नहीं है, ये हमारे देश की आत्मा का परिचय पत्र है, जैसा कि N.A. पालकीवाला ने कहा था। क्या तुम तैयार हो इस सफर के लिए? जी सर। बहुत बढ़िया। तो कहानी शुरू होती है प्रस्तावना की पहली पंक्ति से। हम, भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इन 4 शब्दों में सदियों की गुलामी का जवाब छिपा है कनिष्क। सोचो, हजारों साल तक हमारे देश पर किसने शासन किया? कभी राजाओं ने, कभी सुल्तानों ने, कभी अंग्रेजों ने। सत्ता हमेशा ऊपर से नीचे आती थी। वो तय करते थे कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत। लेकिन 26 नवंबर 1949 को जब हमारी संविधान सभा ने इस प्रस्तावना को अपनाया तो इतिहास पलट गया। पहली बार हमने पूरी दुनिया से कहा कि इस देश की असली ताकत, असली मालिक कोई राजा, कोई रानी या कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि यहाँ के आम लोग हैं। तुम, मैं, हम सब। ये संविधान हमें किसी ने तोहफे में नहीं दिया। हमने इसे खुद बनाया, खुद स्वीकार किया और खुद को ही सौंपा है। इसे लोकप्रिय संप्रभुता कहते हैं। सत्ता का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर है, जनता से सरकार की ओर, वहीं में है। जब मैं लोग कहता हूं तो मेरे जहन में मातंगिनी हाजरा जैसी वीरांगनाओं का चेहरा आता है। 72 साल की एक बूढ़ी महिला जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में तिरंगा हाथ में लेकर जुलूस का नेतृत्व किया। अंग्रेजों ने गोली मारने की धमकी दी, पर वो रुकी नहीं। पहली गोली पैर में लगी, वो आगे बढ़ती रही। दूसरी गोली हाथ में लगी, फिर भी तिरंगा नहीं छोड़ा। और जब तीसरी गोली उनके माथे पर लगी, तब भी गिरते गिरते उनके मुंह से निकला वंदे मातरम। वो थी भारत के लोग। ये प्रस्तावना ऐसे ही अनगिनत बलिदानों की स्याही से लिखी गई है। अब इसी बात पर एक सवाल का जवाब दो। तैयार हो? जी सर। ये बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया था। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारत के लोग। शाबाश। देखो, जो हम पढ़ रहे हैं वही परीक्षा में आता है। स्रोत हम हैं, मालिक हम हैं। चलो एक और सवाल। ये एसएससी सीजीएल 2023 में आया था। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। बिल्कुल सही। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, हमारे लोकतंत्र की नींव है। यह हमें याद दिलाता है कि सरकारें हमसे हैं, हम सरकारों से नहीं। अब कहानी के अगले हिस्से पर आते हैं। हम भारत के लोगों ने मिलकर यह तय किया कि हमारा देश कैसा होगा, उसका चरित्र, उसकी पहचान क्या होगी। और यह पहचान इन 5 शब्दों में छिपी है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये सिर्फ शब्द नहीं, भारत की पहचान के 5 स्तंभ हैं। और याद रखना, इनका क्रम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक राष्ट्र के निर्माण की तार्किक प्रक्रिया को दर्शाता है। जी सर। सबसे पहले एक देश को आजाद होना पड़ता है, अपने फैसले खुद लेने के लिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यही है। भारत अब किसी का डोमिनियन या गुलाम नहीं है। हम अपने घर के मामले यानी आंतरिक और दुनिया के साथ हमारे रिश्ते यानी बाहरी, दोनों के फैसले लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। हम पर किसी बाहरी शक्ति का कोई दबाव नहीं है। हम किसी देश से दोस्ती कर सकते हैं, किसी से संधि कर सकते हैं, यह हमारी मर्जी है। चलो, अब तुम्हारी बारी। ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया था। संप्रभु शब्द का क्या अर्थ है, जैसा कि प्रस्तावना में वर्णित है? इसका अर्थ है कि भारत किसी विदेशी सत्ता पर निर्भर नहीं है और अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। एक्सीलेंट। यही आत्मविश्वास हमें चाहिए। अब जब हम आजाद हो गए तो सवाल उठा कि देश चलेगा कैसे, समाज की व्यवस्था कैसी होगी। तब हमने चुना समाजवाद। लेकिन ये रूस या चीन वाला साम्यवाद नहीं है। हमारा समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसका झुकाव गांधी जी के विचारों की ओर है। इसका सीधा सा मतलब है कि देश के संसाधनों का इस्तेमाल समाज के कल्याण के लिए होगा, ताकि अमीर और गरीब की बीच की खाई कम हो।
इसका लक्ष्य है गरीबी, बीमारी और अवसर की असमानता को खत्म करना। इसीलिए भारत में आपको सरकारी अस्पताल भी मिलेंगे और प्राइवेट भी, सरकारी स्कूल भी मिलेंगे और प्राइवेट भी। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल है, मिक्स्ड इकोनॉमी। एक बात याद रखना, ये शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। गॉट इट सर। बताओ कनिष्क, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? ये एसएससी CHSL 2022 का सवाल है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। परफेक्ट। और ये संशोधन किसकी सिफारिश पर हुआ था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। बहुत बढ़िया, देख रही हो सब कुछ कैसे जुड़ा हुआ है। एक और सवाल, RPS मेंस 2023 में आया था। भारतीय संविधान में अपनाया गया समाजवाद किस प्रकृति का है? लोकतांत्रिक समाजवाद। करेक्ट, जिसका झुकाव गांधीवादी समाजवाद की ओर है। अब देश की आर्थिक दिशा तय हो गई, लेकिन भारत जैसे देश में जहां इतनी सारे धर्म हैं, वहां शांति कैसे स्थापित हो? इसका जवाब है पंथ निरपेक्षता। ये शब्द भी 42वें संशोधन से ही जोड़ा गया। इसका मतलब है कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। राज्य की नज़र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब बराबर हैं। राज्य ना किसी धर्म को बढ़ावा देगा, ना किसी को दबाएगा। वो सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान और संरक्षण करेगा। ये सर्वधर्म संभाव की हमारी हजारों साल पुरानी भारतीय अवधारणा है। तैयार हो अगले सवाल के लिए? यस सर। UPSC CSE 2022 में एक सवाल था, एक पंथ निरपेक्ष राज्य की सबसे सटीक परिभाषा क्या है? राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा और वो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। शानदार, यही भारत की खूबसूरती है। अब देश आजाद है, आर्थिक और सामाजिक दिशा तय है, तो सरकार कौन चलाएगा? इसका जवाब है लोकतंत्र, यानी लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन। सरकार आसमान से नहीं टपकेगी, उसे हम और तुम जैसे आम लोग चुनेंगे। कैसे? अपने वोट से। और ये सरकार हमारी नौकर होगी, हमारी मालिक नहीं। वो हमारे प्रति जवाबदेह होगी। समय समय पर चुनाव, हर अवयस्क को वोट देने का अधिकार, कानून का राज और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब लोकतंत्र के ही हिस्से हैं। चलो बताओ, प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक शब्द ये सुनिश्चित करता है कि शासन की शक्ति का स्रोत हैं। ये RRB NTPC 2022 में आया था, भारत के लोग। एग्जैक्टली। तुम्हारे एक वोट की कीमत इसी एक शब्द में छिपी है। और आखिरी स्तंभ है गणराज्य। लोकतंत्र तो ब्रिटेन में भी है, पर वहां की राष्ट्र प्रमुख यानी हेड ऑफ स्टेट महारानी है, जो वंशानुगत पद पर हैं। गणराज्य का मतलब है कि हमारे देश का प्रमुख यानी हमारे राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होंगे। राजा का बेटा राजा नहीं बनेंगे, बल्कि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। ये राजशाही का अंत और योग्यता का सम्मान है। इसका मतलब ये भी है कि देश का कोई भी नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो, सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा। गणराज्य पद का तात्पर्य है कि राष्ट्र का प्रमुख, ये SSC मल्टीटास्किंग स्टाफ 2023 का प्रश्न है, वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। तुम तो कमाल कर रही हो, यही तो चाहिए। अब कुछ मुश्किल सवाल जो क्रम और समय पर आधारित हैं। BPSC टीचर एग्जाम 2023 में शब्दों का सही क्रम पूछा गया था। बताओ प्रस्तावना में इन शब्दों का सही क्रम क्या है? सर, सही क्रम है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। आउटस्टैंडिंग। ये क्रम बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। SSSDR यानी सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? ये UPSC CDS 2022 में पूछा गया था। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द तो 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ब्रिलियंट कनिष्क, ब्रिलियंट। तुम अब सिर्फ रट नहीं रही हो, तुम समझ रही हो। यही समझ तुम्हें सफलता दिलाएगी। कनिष्क, हमने भारत का चरित्र तो समझ लिया, लेकिन इस देश को बनाने का मकसद क्या था? हमारे संविधान निर्माताओं का सपना क्या था? वो अपने नागरिकों को क्या देना चाहते थे? इसका जवाब प्रस्तावना के अगले हिस्से में है। ये संविधान के 4 महान उद्देश्य हैं, या यूं कहूं कि ये हमारे संविधान का हर नागरिक से किया गया एक पवित्र वादा है। ये वादा है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का। तो मानसर, न्याय के बारे में बताओ। बिल्कुल, पहला वादा है न्याय का, और ये सिर्फ अदालत वाला न्याय नहीं है। ये 3 तरह का है। सामाजिक न्याय, इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, रंग, धर्म, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर
कोई भेदभाव नहीं होगा। ये वो सपना था जिसके लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। उन्होंने जो अपमान और पीड़ा झेली, वो चाहते थे कि आज़ाद भारत का कोई भी बच्चा वो न झेले। आर्थिक न्याय, इसका मतलब है कि आर्थिक कारणों से किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। हर किसी को अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और राज्य धन संपदा के केंद्रीकरण को रोकने की कोशिश करेगा। राजनीतिक न्याय, इसका मतलब है कि हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार होगा और हर नागरिक को चुनाव में खड़े होने का समान अवसर मिलेगा। चलो, एक आसान सा सवाल। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? MPPSC प्रीलिम्स 2023। 3. सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सही जवाब। दूसरा वादा है स्वतंत्रता का। ये सिर्फ आज़ादी नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने का अवसर देना है। आप क्या सोचते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, किस पर विश्वास करते हैं, किस धर्म को मानते हैं और कैसे पूजा पाठ करते हैं, इसकी पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन याद रखना, ये स्वतंत्रता असीमित नहीं है। आप कुछ भी बोलने की आज़ादी के नाम पर देश की एकता को खतरा नहीं पहुंचा सकते। ये क्वालिफाइड लिबर्टी है, एब्सोल्यूट नहीं। इस स्वतंत्रता के लिए भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते फांसी को चूम लिया था। उन्होंने कहा था कि वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, मेरे विचारों को नहीं। ये स्वतंत्रता हमें उन्हीं की देन है। अब एक ट्रिकी सवाल। ये UPSC CSE 2022 के पेपर में था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? विकल्प थे अ. विचार की स्वतंत्रता, ख. आर्थिक स्वतंत्रता, ग. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और घ. विश्वास की स्वतंत्रता। सर, आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। ब्रिलियंट। आर्थिक न्याय है, स्वतंत्रता नहीं। ये बारीक अंतर ही तुम्हें दूसरों से आगे ले जाएगा। तीसरा वादा है समता का। इसका मतलब है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं होंगे और कानून की नज़र में सब बराबर होंगे। चाहे कोई कितना भी अमीर हो या गरीब, शक्तिशाली हो या कमजोर, कानून सबके लिए एक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार सबको आगे बढ़ने के समान अवसर भी देगी। इसीलिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण जैसी व्यवस्था की गई, ताकि जो लोग सदियों से पीछे रह गए हैं उन्हें भी बराबरी पर आने का एक अवसर मिल सके। जी सर। बताओ, प्रस्तावना में उल्लेखित समता किन दो नुपों को सुनिश्चित करती है? RPSC RLS 2023। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। बहुत अच्छे। और चौथा और सबसे खूबसूरत वादा है बंधुता का, यानी भाईचारे की भावना। हमारे संविधान निर्माता जानते थे कि न्याय, स्वतंत्रता और समता तब तक अधूरे हैं जब तक हम सब भारतीय एक दूसरे को भाई बहन ना समझें। इसीलिए एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया। हम पहले भारतीय हैं, बाद में राजस्थानी, पंजाबी या तमिल। इस बंधुता का उद्देश्य दो हैं। पहला, हर एक व्यक्ति की गरिमा मतलब डिग्निटी सुनिश्चित करना, और दूसरा, हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को मतलब यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को बनाए रखना। कनिष्क देखो, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि स्वतंत्रता, समता और बंधुता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। बिना समता के स्वतंत्रता कुछ लोगों का एकाधिकार बन जाएगी, बिना स्वतंत्रता के समता व्यक्तिगत पहल को खत्म कर देगी, और बिना बंधुता के स्वतंत्रता और समता का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। ये तीनों एक त्रिमूर्ति की तरह हैं। कनिष्क, अब सवाल पूछूं मैं? जी सब पूछो। तो बताओ फिर, प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्या सुनिश्चित करने का प्रयास करता है? ये UPSC मेंस 2023 से प्रेरित एक प्रश्न है। भाईचारे की भावना जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करे। एकदम सटीक। और ये बताओ, अखंडता शब्द को प्रस्तावना में किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था? SSC CGL 2022। 42वें संशोधन 1976 द्वारा। बहुत खूब। पहले सिर्फ राष्ट्र की एकता था, जिसे बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। हमने प्रस्तावना के खूबसूरत शब्दों और वादों को तो समझ लिया, लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ। क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? क्या इसे कोर्ट में लागू करवाया जा सकता है? इस सवाल ने हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को भी सालों तक उलझाए रखा। ये किसी रोमांचक कोर्टरूम ड्रामा से कम नहीं था। अच्छा, ऐसा समझो कि बेरुबारी यूनियन मामला क्या था? बेरुबारी यूनियन मामला 1960। बिल्कुल। 1960 में एक मामला आया, बेरुबारी यूनियन केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक अजीब सा फैसला दिया। कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान बनाने वालों के दिमाग को खोलने की एक चाबी तो है, ये उनके महान उद्देश्यों को दर्शाती है, लेकिन
ये संविधान का हिस्सा नहीं है। ये एक बड़ा झटका था, वम्फी। इसका मतलब था कि विधायिका इसमें संशोधन नहीं कर सकती और इसे कानूनी तौर पर लागू नहीं किया जा सकता। तो मेरा सवाल तुमसे ये है कि किस न्यायिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार यह निर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? बीपीएससी जुडिशियल सर्विस 2023। बेरुबारी यूनियन मामला 1960। बिल्कुल। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असली क्लाइमैक्स तो अभी बाकी था। 13 साल बाद 1973 में भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मामला आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस केस को सुनने के लिए पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 13 जज एक साथ बैठे, जो आज तक की सबसे बड़ी संवैधानिक बेंच है। 68 दिनों तक लगातार सुनवाई चली और 24 अप्रैल 1973 को एक ऐतिहासिक फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने 7-6 के बहुमत से अपने ही पुराने बेरुबारी वाले फैसले को पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्ट ने एक नया सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत, यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इसका मतलब था कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन तो कर सकती है, यहां तक कि प्रस्तावना में भी, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती, यानी वो संविधान की आत्मा को नहीं मार सकती। माय गॉड। तो बताओ एक सवाल, किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पिछले निर्णय को पलटते हुए प्रस्तावना को संविधान का एक अभिन्न अंग घोषित किया? एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। एकदम सही। ये सिर्फ एक केस नहीं, हमारे संविधान का रक्षा कवच है। बताओ, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस मामले के परिणाम स्वरूप प्रतिपादित किया गया था? यूपीएससी सीएसई 2023। केशवानंद भारती मामले में। शाबाश। केशवानंद भारती मामले के फैसले के बाद ही संसद को प्रस्तावना में संशोधन करने का रास्ता मिला और 1976 में आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन के जरिए प्रस्तावना में पहली और आखिरी बार संशोधन किया गया। इसी संशोधन से 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इस टेबल को देखो, ये तुम्हारे रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है। यस सर। बेरुबारी यूनियन मामला 1960 प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन संविधान की व्याख्या में सहायक है। केशवानंद भारती मामला 1973 प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें संशोधन हो सकता है, बशर्ते मूल ढांचा प्रभावित ना हो। एसआर बोमई मामला 1994 प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और पंथनिरपेक्षता मूल ढांचे का हिस्सा है। अब एक सीधा सा सवाल, भारत के संविधान की प्रस्तावना में आज तक कितनी बार संशोधन किया गया है? आरआरबी ग्रुप डी 2022। केवल एक बार। करेक्ट। देखा, कितना भी मुश्किल टॉपिक हो, अगर कहानी की तरह समझो तो सब आसान हो जाता है। कनिष्क, तुमने क्लास की शुरुआत में पूछा था कि इन शब्दों का क्या मतलब है, ये खोखले क्यों लगते हैं? अब बताओ, क्या ये सिर्फ शब्द है? नहीं, ये वो मशाल है जिसे लाखों शहीदों ने अपने खून से जलाकर हमें सौंपा है। ये एक जिंदा दस्तावेज है और इसे जिंदा रखने की जिम्मेदारी अब हमारी पीढ़ी की है, तुम्हारी और मेरी। जब तुम्हें लगे कि बाहर अन्याय हो रहा है, तो प्रस्तावना का न्याय शब्द तुम्हें लड़ने की ताकत देगा। जब कोई तुम्हारी आवाज दबाने की कोशिश करे, तो स्वतंत्रता तुम्हारा हथियार बनेगी। जब तुम्हें भेदभाव दिखे, तो समता तुम्हारा सिद्धांत बनेगी। और जब कोई देश को धर्म और जाति में बांटने की कोशिश करे, तो बंधुता की भावना उसे रोकेगी। कल को तुम परीक्षा पास करोगी, ये सिर्फ एक नौकरी पाना नहीं है, ये उस व्यवस्था का हिस्सा बनना है जिसे इस प्रस्तावना को जमीन पर उतारने का, इन वादों को हकीकत में बदलने का काम सौंपा गया है। तुम्हारे हाथ में हजारों बच्चों का भविष्य होगा। उन्हें ये कहानी सुनाना, उन्हें इन शब्दों का मतलब समझाना, उन्हें बताना कि ये देश कितनी कुर्बानियों से बना है। ये मशाल अब तुम्हारे हाथ में है। सर, अब मुझे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया है। काश मैं इन सभी कॉन्सेप्ट्स पर और प्रैक्टिस कर पाती, ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश न रहे। तुम्हारी इसी चिंता का समाधान है मेरे पास कनिष्क। ज्ञान को परखने और उसे अपनी ताकत बनाने के लिए प्रैक्टिस सबसे जरूरी है, और इसके लिए एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है टेस्टक्यू ऐप। सोचो, एक ऐसा ऐप जहां तुम्हें रोजाना फ्री क्विज मिले, जहां तुम जैसे लाखों स्टूडेंट्स अपनी तैयारी को धार दे रहे हैं। टेस्टक्यू ऐप को कुछ ही दिनों में 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने डाउनलोड किया है। और जानते हो क्यों? क्योंकि इसका कंटेंट बेमिसाल है। पिछली परीक्षाओं में 85% तक प्रश्न सीधे इस ऐप के प्रैक्टिस सेट से आए हैं। ये सिर्फ एक ऐप नहीं, सफलता की गारंटी है। आज रात सोने से पहले टेस्टक्यू ऐप डाउनलोड करो और कुछ क्विज सॉल्व करो। तुम्हारा आत्मविश्वास आसमान छूने लगेगा। ये तुम्हारी सफलता की राह का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। इसे डाउनलोड करना मतलब अपनी जीत पक्की करना। वाओ मान सर, इसे तो मैं आज ही डाउनलोड करती हूँ। थैंक यू सो मच सर, इतने अच्छे ऐप के बारे में बताने के लिए।
ठीक है कनिष्क और मेरे सभी दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगले मूवी स्टाइल क्लास में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाना। जय हिंद।